अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुम देख रहे हो मेरा प्रोग्राम जाग मेरा पंजाब ते मैं तुहाडी होस्ट शीज़ा जुल्फिकार। अज दे प्रोग्राम च असां गल कर रहे हैं बहुत ही अहम इशू दे उत्ते। गज़ा नूं अमदाद लैके जाण वाले ग्लोबल समुद्र फ्लोटीला उत्ते इसराइल ने फिर धावा बोल दिता ते फ्लोटीला दे विच शामिल पाकिस्तान के साबिक सैनेटर मुश्ताक अहमद समेत कई अफराद नूं इसराइली फौज ने हिरासत विच लै लिया। तो इसराइली फौज दीआं कश्तियां ने पिछली रात कोई 40 तो वध कश्तियां उत्ते मुश्तमिल फ्लोटीला नूं घेरे विच लाना शुरू किया ते कई कश्तियां उत्ते पानी दीआं तोपां विच लाइयां। ते गज़ा दे कहत ज़दा लोकां दे लई अमदाद लैके जाण वाले इस फ्लोटीला दे उत्ते पाकिस्तान के साबिक सैनेटर मुश्ताक अहमद ते आलमी शोहरत याफ्ता समाजी रहनुमा ग्रेटा थुनबर्ग समेत 500 के करीब अफराद भी सवार सन। तो इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक फ्लोटीला दे विच मौजूद सारी कश्तियां इसराइली फौज ने कब्जे विच लै लियां ते फ्लोटीला के सारे अफराद नूं भी इसराइल जड़ा है मुंतकिल किया जा रहा है ते जिथों उन्होंने यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। तो इसराइली वजारत खारजा का यह भी कहना है कि फ्लोटीला ते सिर्फ एक कश्ती हुण भी दूर मौजूद है, जे वो भी नेड़े आई तो उसनूं भी रोक लिया जाएगा। ते पाक फलस्तीन फोरम की तरफों सोशल मीडिया उत्ते यह दावा किया गया है कि साबिक सैनेटर मुश्ताक अहमद खान नूं भी काबिज इसराइली फौज ने हिरासत में लै लिया है। तो पाक फलस्तीन फोरम ने भी मुश्ताक अहमद खान ते ग्लोबल समुद्र फ्लोटीला उत्ते मौजूद होर अफराद भी गिरफ्तारी के खिलाफ नैशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के उत्ते धरने का भी ऐलान किया है। तो इसराइली फौज ने अमदादी फ्लोटीला नूं निशाना बनाया। तो इस बारे मजीद जो कि बहुत सारे सवालात उभर चुके हैं तो उस लिए सवालात के जवाब जानने वास्ते साडे नाल मौजूद ने सानू ज्वाइन किया है जो कि सीनियर फलस्तीनी सहाफ़ी जलालुल फराह साहब ने ते नाल ही नाल सानू ज्वाइन किया सीनियर तजज़ियाकार सतार खान साहब ने। सब तो पहले जानने सतार खान साहब की तरफ उन्होंने को जानने जी। अस्सलाम वालेकुम सतार खान साहब, आप टॉपिक वाल चलिए क्योंकि बड़ा सीरियस टॉपिक है। इसराइल फौज ने अमदादी फ्लोटीला नूं निशाना बनाया है, तुहाडे ख्याल विच आर्मी बरादरी इस कार्रवाई नूं किस तरह वेखेगी? देखो उत्थे जिहड़ा गज़ा विच हुंदा पिया फलस्तीनियां नाल हुंदा पिया किन्ने अरसे तो हुंदा पिया और वो निहत्ते लोग हैगे ने और उहदे ते अटैक कौन करदा? एक बकायदा दुनिया की सब तो बेहतरीन फौजां विच एक फौज हैगी है इजराइल। अच्छा, दुनिया विच वड्डे मुल्कां विच एक मुल्क हैगा इजराइल। जदीद तरीन असला दे नाल लेस पूरी दुनिया के मुल्कां विच एक मुल्क हैगा इजराइल। अच्छा, अगे नहाते है ने सारे गज़ा दे विच रहण वाले फलस्तीनी। हुण उन्हां ते वो जिहड़ा हमला करदे ने वो टैक्नीकली या तो इजराइली फौज हमला करे अपने हम पल्ला जिहड़ू कहंदे ना बिल्कुल ਉਹਦੇ मुताबिक होवे कि काउंटर पार्ट नहीं होंदा कि जी इत्थे शीज़ा बैठी इत्थे सतार खान बैठा। मैच तो खैर भी नहीं पांदा लेकिन मैं भी गल कहती स्क्रीन के उत्ते आंदे जी वो जिहड़ी हरकत इजराइल करदा पिया उस हरकत नूं देखिया जावे तो दुनिया दे विच हुंदा कि जिहदे विच साडे नाल दे मुल्क आ जांदे ने। हुण सानूं किस तरीके दे नाल गज़ा दे लोकां दे नाल एक यकजहती हुंदी है या यह होवे कि गज़ा विच रहण वाले लोकां नूं यह पता लगे कि पाकिस्तान में रहण वाले लोग ये साडे नाल हैगे ने। असीं भी चूंकि नहाते हैगे आ। मैं शिज़ा तैनूं कदी नहीं कहांगा कि तू जंग जाके हिस्सा लै गज़ा विच क्योंकि तैनूं जंग हिस्सा लैना नहीं आंदा। अदर दैन जो आंदा है जिहदी वजह करके असीं गज़ा दे लोकां दे नाल खलो सकने आ तो उहदे च यही छोटी मोटी चीज़ां होंदियां ने कि वो गए ने समान समून लै गए ने ते इजराइली फौजियां ने उन्हां नूं फड़ लिया। ठीक है, ए कर सकने ना। जुबानी कलामिया होंदा टीवी के उत्ते आके असी वो क्रिटिकली अंदाज विच ना किसी नूं कंडैम करने ये भी साडे इत्थे जुबानी जमा खर्च होंदा। प्रैक्टिकली की होंदा है? प्रैक्टिकल होंदा है कि तेरी 7.5 लाख रुपये तनख्वाह हैगी सन टीवी च। अच्छा, 7.5 लाख रुपये तनख्वाह अगर एक महीने की तनख्वाह दे विचों अगर तू लाख रुपये 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये 4 लाख रुपये कड्ढे गज़ा वास्ते ते तेरे नाल दे किन्ने क बंदे होणगे ਜਿਹੜੀ अपने आमदनी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पैसे ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ प्राइवेटली असी भला की करने मूँह चुक के गौरमेंट के उत्ते चले जाने। वो गौरमेंट साड़ी गरीब हैगी है, पाकिस्तान के रहने वाले गरीब नहीं है। ये गल तो है यार।
ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 1.5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਚੌੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ 5000 ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸਮੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਬਜਾਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਿੱਚੜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਕੀ ਤੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ 24 ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਆਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੈ ਮੌਤ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੌਤ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖਾਨ साहब ਹੁਣ चलते हैं जलाल साहब तर। जलाल साहब, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की अपडेट क्या है वो भी बताएं, और अब की जो उधर है करंट सिचुएशन है वो भी बताएं। जी बहुत शुक्रिया मैडम। सबसे पहले बात तो ये है, रात को जब ये हादसा हुआ था उस वक्त मैं लाइव देख रहा था, तकरीबन पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 12:15 बजे का टाइम था जब ये इसराइल, ये तो खैर मैं इसराइल नाम लेना पसंद नहीं करता। मैं हमेशा इस रियासत को का नाम मैंने हम हर टीवी प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये नाजायज रियासत जो है, जो खबीस और कैंसर इस मशरक़ वस्ती में, इन्होंने ये कार्रवाई शुरू की है। सबसे पहले इन्होंने जनाब 4 कश्ती जो बहरी जहाज थे उस पर इन्होंने उनको मुहासरा किया है। फिर 4 से 6 फिर उसके बाद कुछ ऐसे जहाज़ें हैं जो अपने सफ़र जारी रखे। मतलब जो मामला है जो आपके सामने मीडिया में आया, फिर मैं यकीन करें अच्छा वहाँ उसी काफिला के अंदर एक मीडिया रिपोर्टर भी था जो अल जजीरा का, मैं वो भी मेरा इनके साथ कॉन्टेक्ट में भी रहा, यानी हमेशा मेरे इनके साथ ताल्लुक भी रहा। जितना हो सका इनसे मैं अपडेट भी लेता रहा हूँ। तो देखिए 2 बातें मैं इस पे करूँगा। सबसे पहले बात तो ये है, ये मुझे इस बात में हैरत है कि दुनिया सरप्राइज आप लोगों को ये चीज जो भी हुआ है कि ये कोई आप लोगों को गली सरप्राइज है, जबकि इस चीज का मैंने पेशगोई की है आज से 3, 4, 5 दिन पहले कई मुख्तलिफ न्यूज चैनल में कि यही होना है, क्योंकि इस खबीस रियासत को हम से ज्यादा कोई नहीं जानता। और इसराइल की जो सियासी क़यादत है, इन्होंने बाकायदा आज से 3, 4 दिन पहले अपने डिफेंस मिनिस्ट्री को हुक्म दिया है, ये जो काफिला आ रही है उसको हर हाल में रोक दे, चाहे वो ताकत इस्तेमाल भी करना पड़े तो कर ले। तो ये कोई सरप्राइज हमारे लिए नहीं है। इसमें 2 बातें मैं और भी ऐड करूंगा। अव्वल तो जो जिसके अंदर वो पाकिस्तान से जो जिस काफिला में शरीक है
जनाब मोहतरम, आप लोग तो इनको साबिका सेनेटर बोलते हैं, जी मेरी नजर में, गजा के अवाम की नजर में इनका नाम कुछ और है। मुश्ताक साहब का नाम हमने जो रखा है गजा के अवाम, वो हमने इनका नाम रखा है गजा के बच्चों के एक रहम दिल बाप है। ये गजा का सफीर है जो हमेशा गजा के लिए, जब से ये जुनसाइड, जब से ये कत्लेआम फलस्तीनियों का शुरू हुआ, जब से ये बंदा, ये शख्स, ये शख्सियत गजा के लिए बर्दाश्त कर रहा है, चाहे पाकिस्तान के अंदर है या बाहर है। तो अब तक जो खबरें मेरे पास है, कोई ऐसा मुसद्दक़ रिपोर्ट नहीं है कि इसमें, जिसमें ये कहा जाता है कि सेनेटर मुश्ताक, साबिका सेनेटर जो गजा का सफीर मुश्ताक अहमद साहब गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन मेरी ख्याल में वो मेरी जाती तवक्को यही है कि गिरफ्तार हो चुका है, क्योंकि इसराइल ने जिन जहाज़ों पर, इन्होंने जिन जहाज़ों को मुहासरा की है और इसके अंदर लोग जो थे उनको गिरफ्तार किया है, मेरे ख्याल में उन जहाज़ों में से वही कश्ती था जिसमें मुश्ताक अहमद साहब भी है। तो ये मैं साथ साथ ये बताता चलो आपको, मुश्ताक अहमद साहब इस वक्त, मैं इनके बारे में एक बात और मैं कहूँगा, मुश्ताक अहमद साहब पाकिस्तान का बेटा है। ये साबिका सेनेटर, मतलब सेनेटर रह चुके हैं, मुल्क की खिदमत किया है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर ये जिम्मेदारी आयद होती है बाकायदा कि इनके लिए अमली इकदाम करे, इनको बचाने के लिए, इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस खबीस रियासत से, इसराइल की रियासत से। दूसरी बात जो गौर, यानी जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसमें वो ये है, ये जो काफिला है इसके अंदर जो लोग हैं, इनमें से वो लोग हैं, वो शहरी हैं उन ममालिक में से जो ममालिक किसी वक्त में, किसी दौर में वो इसराइल का इत्तेहादी भी थे, हामी भी थे। तो आज मेरे ख्याल में उन ममालिकों को का सामने इसराइल का असल मकरूह चेहरा नजर आ गए, बेनकाब हो चुका है कि इसराइल नाजायज रियासत, दहशतगर्द रियासत का ये हकीकत है कि इस मुल्क के शहरियों को भी नहीं छोड़ा है, जो परअमन तरीके से वो एक इमदाद, खुराक, खाना पीना की अशिया लेकर गजा, भूख प्यासे गजा के अवाम के पास लेके जा रहे थे। वो क्या कोई असलहा लेकर तो नहीं जा रहे थे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? बस इसराइल कोई भी सुराग नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे फलस्तीनी गजा के अवाम को एक पानी का घूंट भी मिल जाए या एक रोटी का टुकड़ा भी मिल जाए, क्योंकि इसराइल ने तो फैसला कर लिया कि गजा के अवाम के ऊपर हर मौत हम मुसल्लत करेंगे। ये तो इनका बयान है, ये तो इसराइल ने हर बार, इनके मुख्तलिफ मिनिस्टर, खासतौर पर 2-3 जो मिनिस्टर बड़ा मशहूर है, इन्होंने बाकायदा कहा है कि जी हम गजा के अवाम के ऊपर हर मौत मुसल्लत करेंगे, बमबारी का मौत मुसल्लत करेंगे, जमीनों का हमला मौत मुसल्लत करेंगे, और खुराक को भी, यानी पानी और खुराक को बतौर एहतियात इस्तेमाल करेंगे। हम गजा के अवाम को अपने मुल्क छोड़ने पर मजबूर करेंगे। तो लिहाजा मैं इस गनाउना हरकत से जो इसराइल ने किया है, इससे मैं बतौर फलस्तीनी हूँ, मैं सरप्राइज नहीं हूँ, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। इसराइल यही है, चाहे शायद अभी इस जुर्म से, इस हरकत से और मजीद इसराइल एक्सपोज हो रहा है दुनिया के सामने। लेकिन मैं साथ साथ आखिरी जुमला कहूंगा इस बातों में, वो ये है, इस वक्त मेरा और गजा के अवाम का भी यही मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान से अपना किरदार फौरी तौर पे अदा करें कि मुश्ताक साहब फलस्तीन, गजा का जो सफीर है, गजा के यतीम के बच्चों का जो बाशफ़क़त और रहम दिल बाप है, इनको हर हाल में बचाने के अमली इक़दाम, मुंह ज़बानी नहीं, मुज़म्मतों नहीं, करारदादों से नहीं, अमली इक़दाम किया जाए। जी
जलाल साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप बात कर रहे थे कि गाज़ा में जब भी कोई अमदाद दी जाती है, भेजी जाती है, तो उसको रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो कोई भी अमदाद गाज़ा मुतासरीन तक पहुँचने नहीं दी जाती। तो इस वक्त गाज़ा में इंसानी बहरान किस हद तक संगीन हो चुका है? मेरी बहन, आपने वो सवाल किया मुझसे जो यकीन करें मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इस सवाल को जवाब देने के लिए। इस वक्त सूरत हाल गाज़ा के अंदर एक खौफनाक सूरत हाल है। जी, मैं अगर आज आपको कहूँ और आपको नाज़रीन को कि जी मेरी आवाम, मेरे बच्चे, मेरे खानदान, मेरा कौम मिट्टी खा रहे हैं, आपको यकीन करना होगा। अगर यकीन नहीं है तो मैं आपको एक नहीं 1000 क्लिप्स भेजूंगा। मेरी गाज़ा के अवाम इस वक्त बेअदब माफ गटर के पानी पी रहे हैं। गाज़ा के अवाम की इस वक्त जो सूरत हाल है वो नाकाबिल बयान है। इससे हत्ता के यकीन करें वहाँ के लोग मुझे कहते हैं जलाल भाई हमारे दरख्तों में भी पत्ते नहीं बचे हैं कि हम भी खा ले उसको। सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। एक भूख प्यास अपनी जगह पे ऊपर से बमबारी है, जमीनी हमले, ऐसा कियामत बाकायदा गाज़ा की आवाम के ऊपर यानी मुसल्लत किया गया है, जो कोई भी मैं नहीं समझता हूँ इस दुनिया में आजकल के दौर में कोई भी आवाम, कोई भी कौम इतनी अजियत, इतना बर्बरियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसराइल ये नाजायज रियासत बाजिद है कि हम इस जोनोसाइड, इस भूख प्यास, इस मौत को हम जारी रखेंगे। इसलिए वो ताल मतोल कर रहे जनाब आपके सामने, ना वो सीज़फायर की तरफ आ रहे हैं और ना ही बस एक ड्रामा तजवीज़ 20 नकात के, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ कि 20 नकात का एक ड्रामा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब और नेतन्याहू ने पेश किया है, ये एक ड्रामा था और कुछ भी नहीं है, एक जाल है फलस्तीनियों के लिए। मेरी बहन, मैं सिर्फ एक ही जुमला इस आपके सवाल का जवाब का इख्तिताम करूंगा। उम्मत मुस्लिमा के अंदर गैरत आनी चाहिए। उम्मत मुस्लिमा और हमारे अरबों में गैरत आनी चाहिए। इन्हीं के ऊपर फर्ज बनता है इस वक्त के इस गाज़ा की आवाम को रेस्क्यू करे, इन तक खुराक खाना पीना पहुंचाए। ये खून रीज रोकने का ये हमारी उम्मत मुस्लिम पर फर्ज बनता है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा ट्रंप साहब करेगा, ट्रंप साहब कभी भी नहीं करेगा। हमें करना होगा, उम्मत मुस्लिमा और अरबों को करना होगा, जो वो नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि ना इनमें हिम्मत है, ना इनमें जुर्रत है, ना इनमें गैरत है, ना इनमें ईमान है। जी जलाल साहब, जब अमदादी फ्लोटीला का जो बेड़ा रवाना था फ़लस्तीन की जानिब, तो गाज़ा की आवाम की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी उसके साथ। तो अब इसराइली हमले की वजह से वहाँ की आवाम की उम्मीदें किस हद तक मुतासर हुई होंगी? यकीन कर उम्मीद की बात आपने की है। हमारे गाज़ा की आवाम एक मजबूर आवाम है जिनको हर चीज से उम्मीदें होती है। जब भी कहीं भी इजलास होता है इनको भी उम्मीदें होती हैं कि यार इस इजलास से कोई ना कोई हमें रिलीफ मिल जाएगा। जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होता है तब भी इनको उम्मीद होती है। जब भी इस तरह की कोई इमदाद की बात आती है तो इनको भी बड़ी इनके अंदर एक बेचैनी का लहर दौड़ना शुरू होता है कि यार कहीं से हो सकता है कि हमें कुछ मिल जाए। तो उम्मीद हमारे गाज़ा के अवाम को हर चीज, अभी जब दोहा कतर के अंदर इजलास था इनको भी उम्मीद थी कि शायद 55 ममालिक, उस वक्त 55 ममालिक ने शिरकत की है क्योंकि 2 ममालिक नहीं थे उस इजलास में, अफगानिस्तान नहीं थे। मेरे अवाम को भी इस दौरान उस वक्त भी इनको उम्मीद थी कि इस इजलास से कोई ना कोई ऐसा कोई करारदाद होगा या कोई ऐसा इकदाम होगा कि हमें खाना पीना मिल जाएगा। फिर उसके बाद अभी 2-4 दिन पहले की बात है, जब 2 दिन पहले की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो वो मेरी आवाम भी बेचारे बेचैनी से सुन रहे थे कि जी हो सकता है कि अभी सीज फायर का ऐलान हो जाए। ये जो समूद का फ्लोटीला का जो है ये भी इनके इंतजार में थे, अल्लाह की कसम इसके इंतजार में थे मेरे अवाम। आपको बड़ी मजीद की बात बताऊं, यानी एक बड़ी शौकिंग बात है। वैसे अवाम की इस वक्त गाज़ा की जो अवाम है इनकी जो खेमे है वो समंदर भर है। मवासी जो इलाका ना आपने सुना होगा, मवासी जो इलाका वो समंदर भर है। वो इंतजार में थे, इसके इंतजार में थे।
भूख प्यासा आवाम इसके इंतजार में थे कि यार हमें हो सकता है ये लोग हमारे लिए कुछ लेके आए, लेकिन बदकिस्मती से ये आपके सामने बस क्या कह सकते हैं जी जलाल साहब बिल्कुल तुसी ठीक फरमा रहे हो। खान साहब मैं तुहाडे वाल आवांगी कि पाकिस्तान के साबिक सैनेटर मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी बारे हुकूमत पाकिस्तान का की रद्द अमल होना चाहिए तुहाडी नज़र विच? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੀ ਕੌਮ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਬਣ ਗਏ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਥੀ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ? ਜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉੱਠਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਤਾਰ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਚਲਦੇ हैं ਜਲਾਲ ਸਾਹਿਬ की तरफ। जलाल साहब इसराइल जो कि इस टाइम गाजा में जो सूरत हाल है, जो मनासर है, और इस तरह के मनासर को देख के इंसान की रूह कम जाती है। लेकिन इस टाइम जो उत्थे हालात बन चुके हैं सो दसो कि उत्थे दी हुण सूरत हाल की है, उसके लोगों को किस चीज़ की जरूरत है, उसके किहड़ियां जरूरियात ने, उन्होंने हुण तक अमदादी कार्रवाइयां दे विच किहड़ियां चीज़ां हजे तक पहुंचियां ने जिन्हां दी जरूरत हजे हैगी है? मेरे बहन देखिए, गज़ा के अंदर कुछ है ही नहीं है। इनको जरूरत तो हर चीज की, पानी की जरूरत है, खुराक की जरूरत है, आटा की जरूरत है, सब्जी की जरूरत है, रहने की जरूरत है, छत की जरूरत है, कंबल की जरूरत है। जो जो चीजें हैं इंसान के लिए, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास एक यानी टूटा फूटा खेमे हैं और कुछ भी नहीं है। इनके पास एक गज़ा के अवाम के पास कुछ भी नहीं है। इनको तो हर चीज की जरूरत, खाने पीने के है, कपड़े के है, हर चीज की जरूरत है। क्योंकि इसराइल ने तो सब कुछ तबाह कर दिया। दवाइयों की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। गज़ा के अवाम के इस वक्त 2.25 लाख जख्मी हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है। गज़ा के अवाम के अंदर इस वक्त हजारों तादाद में पेशेंट्स है, किडनी के, दिल की जो पेशेंट्स है, कैंसर की जो पेशेंट्स है, इनको भी इलाज की जरूरत है। हर चीज की जरूरत है। गज़ा में तो कुछ बचा ही नहीं है। जस्ट यू इमेजिन, अब ये इमेजिन कर ले कि आप सिर्फ एक खेमे के अंदर, वो भी जिसका कपड़ा फटा हुआ है, यानी कल कुला के अभी बारिश होने वाली है गज़ा के अंदर है अभी कुछ दिनों में, ये एक फटी हुई खेमे के अंदर बैठे है, कुछ भी नहीं है। जमीन पे भी कोई चीज नहीं है बैठने के लिए। गज़ा के अवाम को हर चीज की जरूरत मेरी बहन इस वक्त है। सबसे पहली चीज इनको चाहिए गज़ा के अवाम को, इनको ऊपर ये मौत है उसको रोका जाए, यानी ये सीज फायर। गज़ा के अवाम का मेन इस वक्त मुतालबा और मेन ख्वाहिश यही है कि ये जंग बंद हो जाए। फिर उसके बाद ये चीजें हैं जो खाना पीना खुराक वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं सहाफी जरूर हूँ, लेकिन अक्सर ये होता है कि इंसान अपने आप में नहीं रहता है। क्योंकि मेरे अपने भी खानदान उधर ही है, मेरे बहन, मेरे भी भाई बहन है वहां पर खानियों खेमों में भी बैठे हुए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, 2 अरब मुसलमान 20 लाख मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। 20 लाख मुसलमानों को एक पानी का घूंट नहीं दे सकते, एक रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकते। ऐसी उम्मत मुस्लिमा
को शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये उम्मत मुस्लिमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफाअत का उम्मीद कैसे रख के बैठे हुए हूँ। बस आखिरी अल्फाज मेरे लिए। जलाल साहब, हमारी जो उम्र की जानिब से गैरतमंद जो हैं वो जो कि अमदाद लेकर भी पहुंचे हैं, तो उनके लिए रुकावटें जो पैदा की जा रही हैं उस हवाले से फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो हमारा गज़ा का जो सफीर मुश्ताक अहमद साहब, वो तो आप एक अलग बात है। मेरी जो उम्मत मुस्लिमा का जो लफ्ज यूज करता हूँ, मेरा मकसद, मैंने उसमें हुक्मरान, जो हमारे उम्मत मुस्लिमा का हुक्मरान, जिनके हाथ में जो डिसीजन मेकर है, जो वो अगर अपने ताकत इस्तेमाल कर ले, अपने असर रसूख इस्तेमाल कर ले सही तरीके से, खुलूस का साथ, तो ये जंग रुक जाएगी मेरे बहन। ये जंग इसराइल को रोकना कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसराइल को जो तक़वियत मिली है मेरे बहन, मैं आपको बताऊं, इसराइल इतने ताकतवर नहीं है। मैं भी जवानी में, जब मेरा उम्र उस वक्त 16-17 साल का था, मैंने भी इसराइल से जंगी की है। इसराइल को जो तक़वियत मिली है सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के और अरबों की खामोशी और बुज़दिली से मिली है, वरना ये इसराइल कुछ भी नहीं है। हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। आपका सामने 2 साल हो गया, 2 साल में इन्होंने कौन सा कोई कारनामा किया गज़ा के अंदर, सिवा इन्होंने सिविलियन को निशाना बनाया है, इन्होंने इमारतें तबाह की है, हस्पताल तबाह की है, इन्होंने मसाजिद को तबाह की है, ताकि क्या वहां की जो जंगजू है क्या इनको शिकस्त दी है? नहीं दिया और नहीं दे सकेंगे। जी जलाल साहब, इतलात हैं कि ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद बंद की जा रही हैं, तो इस हवाले से आपके क्या ख़यालात हैं? ईरान की तरफ से क्या है? जो कि फ़ज़ाई हदूद बंद की गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यकीनन होना भी चाहिए, और मैं समझता हूँ ये एक गैरतमंदी का और जरूरतमंदी का इक़दाम है, और हर मुल्क को करना चाहिए इस तरह, क्योंकि अब इस दहशतगर्द इसराइल को अगर इसको लगाम नहीं लगाया गया है, अगर इनके खिलाफ अमली इकदाम जिस तरह भी ईरान ने किया है अगर ना किया गया है, तो इसराइल को मुजम्मतों से, करारदादों से, इजलासों से इनको कोई परवाह नहीं है। आपने देख लिया मेरे बहन, 2 साल में कितनी इजलासी हुई है, कितने मुजम्मतें हुई है, कितने करारदादी हुई है। यही होनी चाहिए। जो फिजाई हदूद बंद करनी चाहिए, समंदरी हदूद बंद करनी चाहिए, जो इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात है उसको भी बंद करनी चाहिए। जिन मुसलमान ममालिक, चाहे वो अरब हो या अजम हो, जिन्होंने ताल्लुकात इसराइल के साथ कायम किए है, करनी चाहिए, उसको सस्पेंड करनी चाहिए। देखिए, अमली इकदाम, बातें बहुत हो चुकी है। 2 साल से हम जो मुजम्मतें और बातें सुन के हमारे कान पक गए, सुन के इस वक्त मेरे बच्चे, गज़ा के बच्चे, उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को बद्दुआ दे रहे हैं मेरी बहन। बिल्कुल। जलाल साहब, आखिर पे मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगी कि वहाँ पे जो शीरख्वार बच्चे हैं, वहाँ की जो औरतें हैं, वो किस कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजार रही हैं, हमारे नाज़रीन को बताइए। अल्लाह अकबर मेरे बहन, मैं क्या बताऊँ आपको। वो बस यकीन करें, आपने वो सवाल मुझसे किया है जो मैं इस सवाल का जवाब देने से कासिर हूँ। मेरे बहन अज़ियत है, अज़ियत से गुजर रहे हैं, वो क़याम जहन्नम के हालात से गुजर रहे हैं। बस अल्लाह ताला इन पर रहम करे, और कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप जस्ट इमेजिन आप कर ली मेरी बहन, आपने खवातीन का पूछा, आपने वहाँ के, आप 1 मिनट के लिए जरा आप इमेजिन कर ले, एक माँ वो अपने बच्चे का लाश मलबा के नीचे से निकाल रही है 3-4 टुकड़ों में। इसका क्या इसका हालत होगी? आप मुझे ये बताइए, एक माँ जिसको अल्लाह ताला ने 16-17 साल के बाद एक बेटा दिया, वो भी इनकी आंखों के सामने शहीद हुआ। एक माँ है जिनके बच्चे 5-6 हैं, सब एक टाइम पे एक साथ सब शहीद हो गए। इनका क्या हालत होती है? और भी बहुत किस्से और कहानियां हैं गज़ा के अंदर मेरे बहन, जो मैं बयान करते करते 2 साल से, यकीन करें, थक तो नहीं गया हूं। मैं थकने वाला आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैं इस फ्लोटीला में जाने की बड़ी कोशिश भी किया है, लेकिन मायूस हो गया हूं मैं उम्मत मुस्लिमा से। बात कर के थक गया हूं, फायदा कुछ भी नहीं है। उम्मत मुस्लिमा बदतर है, ये पता नहीं कैसा उम्मत मुस्लिमा। जी जलाल साहब, अगर वहाँ पे ये हालात हैं जो आप बता रहे हैं,
तो वहाँ पे शेरख्वार बच्चे किस तरह गुजारा कर रहे हैं फिर? मेरे बहन शेरख्वार बच्चे तो आपका सामने शहीद हो रहे हैं भूख और प्यास और रिज़्क़ की किल्लत की वजह से। कितना बताऊं आपको, यही हो रहा है ना, और क्या हो रहा है? ये जो छोटे छोटे बच्चे, ये अब मेरे बहन, मेरे अपने भांजी का, मेरे बहन का बेटा मोहतरमा, आप सर्च करें। अल्लाह ताला, मेरी बहन है, एक मेरी बहन है जो मुझसे छोटी है, बहुत छोटी है मुझसे उम्र में। अल्लाह इनका बाद इनके 2 बेटे हैं। मैं अपना मिसाल देता हूँ, आपने सवाल किया तो मैं अपना घर का मिसाल दूंगा आपको जी। मेरे बहन का 2 बेटे हैं जवान। इनका एक ख्वाहिश था कि इनकी बेटी हो। अच्छा। तो अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको बेटी दी है। कितना साल के बाद? 12-13 साल के बाद। फिर क्या हुआ इस बेटी को? शहीद हो गई मेरे बहन, शहीद हो गई इनकी आंखों के सामने। मेरे ख्याल में मेरे पास और कुछ किस सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरा। जलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फ़लस्तीन के हालात जो आपने हमें बताए, सीरियसली इस वक्त मेरे हाथ कांप रहे हैं और मेरी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ है। मेरे मुंह से अल्फाज की अदायगी नहीं हो पा रही। वहाँ की माएँ किस तरह अपने मासूम बच्चों की लाशें अपने हाथों में लिए फिर रही हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला अपना करम करे फ़लस्तीन की आवाम पर, और वहाँ के हालात, वहाँ पे जो क़यामत गुजर रही है उसका जल्द से जल्द इख्तिताम हो। नाज़रीन, इत्थे वक्त हुंदा है निक्की जी ब्रेक दा, ते मज़ीद गल करांगे ब्रेक तो बाद। नाल रहियो। वेलकम बैक नाज़रीन, ते हुण गल करांगे ज़रा इस्लामाबाद दी। ते इस्लामाबाद प्रेस क्लब ते पुलिस दा दावा ते पुलिस अहलकारां दा सहाफ़ियां ते वशानिया तशद्दुद ते लाठी चार्ज, हत्ता कि कैफेटेरिया दे विच भी अहलकारां ने चंगी तोड़ फोड़ कीती ते तशद्दुद दे नाल मुतादिद सहाफ़ी भी जख्मी होए ते पुलिस ने क्लब के जो मुलाजम सी उन्होंने भी गिरफ्तार कर लिया। तो सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज भी और वज़ीर इतलात का नोटिस भी इस तहत मामले की तहकीकात का भी हुक्म दिता गया। तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी प्रेस क्लब से धावे का नोटिस लै लिया। तो IG इस्लामाबाद के कोलों रिपोर्ट भी तलब की है, तो वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म भी दिता है। तो हकीकत वाक़या होया कि इस बारे जाने साल नाल मौजूद ने सैकटरी नेशनल प्रेस क्लब नीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नीर साहिबा, की हाल चाल ठीक ठाक हो? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ते दसो कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब दे विच होने वाला यह वाक़या, ये तफसील पहले दसो कि होया किवें? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद प्रेस क्लब दे अंदर पुलिस दी नफरी जेड़ा दाखिल हुई है। अच्छा। उन्हां दा मौक़िफ़ है कि कुछ मुजाहिरीन अंदर दाखिल होए सन जेड़े बाहर मुजाहिरा कर रहे सन कश्मीर दे हवाले नाल। अच्छा। ते ओ प्रेस क्लब दे अंदर दाखिल हो गए ते ओ उन्हां नूं पकड़न लई जो उन्हां दे पिछे नस के ते प्रेस क्लब दे अंदर पहुंचे ने। ते प्रेस क्लब दे अंदर कैफेटेरिया भी जाके उन्होंने जबरदस्ती उत्थे दावा बोलिया है। उत्थे मौजूद जेड़े प्रेस क्लब के मैंबरान सन जेड़े उत्थे चाह पानी लई बैठे होंदे ने, उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है। साडे जेड़े मुलाजमीन सन प्रेस क्लब के, उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है। अगर तुसी फुटेज देखी होए ते डंडे मुक्के घुसे लिटा के जिस तरह मारे जा रहे, इंज लग रहे सी कोई दुश्मनी काट रहे ने। अच्छा। ते उस तो बाद इस वाक़े की जिन्नी भी मजम्मत की जाए घट है, लेकिन बहसीत मजमूई साडा बुनियादी एतराज है कि चादर ते चार दीवारी दा तकद्दुस पामाल होया है। नेशनल प्रेस क्लब दी जेड़ी डिग्निटी है, सैंक्टिटी है, जेड़ा तकद्दुस है, उन्हों पामाल किया गया है। उहदी इज्जत नूं खराब करने की कोशिश की गई है। दाखिल हो गए, उन्होंने आके जेड़ा अपना काम कर लिया। उसके बाद पूरे पाकिस्तान की जी सहाफती बरादरी है इस वक्त सरापा एहतजाज है, क्योंकि ये सिर्फ नेशनल प्रेस क्लब की गल नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की सहाफती बरादरी के उत्ते हमला है। क्योंकि एक खामोश एग्रीमेंट मौजूद है इस वक्त तमाम रियासती इदारियां दे, पुलिस एहलकारां दे, इंतजामिया दे ते प्रेस क्लबां दे दौरान कि प्रेस क्लब के अंदर अगर कोई कतल का मुलजम भी मौजूद है तो उन्होंने अंदर घुस के जबरदस्ती जड़ा है नेशनल प्रेस क्लब के अंदर कोई भी यूनीफॉर्म पर्सन गिरफ्तार नहीं कर सकता। बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह अदालत अगर कोई बेल का मुलजम है तो उसके खिलाफ FIR भी होती है, सारा केस ही मौजूद होता है, लेकिन जदों तक उसकी बेल रिजेक्ट नहीं हो जाती उदों तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।
ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮਜਾਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਗੀਰ ਇਹਤਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਮਐਂਡ, तमाम ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਜੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਤਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ तमाम ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਹਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਾਫਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰੀ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਬਾਡੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਤਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮਸ਼ਰੂਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਉੱਥੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਮੁਹਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਐਨਫੋਰਸ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆਇੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤਕੱਦਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਇੰਦਾ ਕੀ ਲਾਇਅਮਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਯੌਮ ਸਿਆਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਹਾਫਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਸਹਾਫਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੀਨ ਤੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਾਖਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੀਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, तमाम ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਬੁਰੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਵਕਤੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਸੀਅਤ ਮਜਮੂਈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਢੱਕੀ ਛੁਪੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਈਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਕੀਨਨ ਮਹਿਕਮਾ ਦਾਖਲਾ ਲਏਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਈਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਹੈ? ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਾਫੀ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਏ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਲਾਤ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ IG ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ
ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।